जय श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे एनसीईआरटी पैटर्न पे ऑल टू ऑल चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 12 तक साइंस का सीरीज चल रहा है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब भी अपलोड करते हैं इस चैनल पे। जैसे मैं बिहार पुलिस का 2010 से लेकर 2025 तक ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दिए डेट बाय डेट करके, और बिहार दरोगा का एसएससी जीडी का ऑल टू ऑल चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड कर रहे हैं, जाके देख सकते हैं आप। चलेगा। भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये अद्भुत पुस्तक एनसीईआरटी 360 वाला क्लास 6 से 12 तक। पहले साइंस, ठीक, चलिए साइंस में पहले क्लास 6 का ऑल टू ऑल चैप्टर अपलोड कर दिया चैप्टर बाय चैप्टर करके, और एक वीडियो बना करके भी अपलोड कर दिए। क्लास 7 का भी अपलोड कर दिया चैप्टर बाय चैप्टर करके, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। आइए क्लास 8 का पढ़ते सब चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड करेंगे, फिर एक ही वीडियो में अपलोड कर देंगे। आइए क्लास 8 का फसल उत्पादन एवं प्रबंध, फसल उत्पादन एवं प्रबंध पे चलते हैं, ठीक है। चलिए ये सब अपलोड कर दिए, सब अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर 1 पढ़ाना है ना, क्लास 8 का, सब अपलोड कर दिए हैं। चलिए देखिए साइंस क्लास 8 का एनसीईआरटी 360। चलिए अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। एक विशाल जनसंख्या को भारत प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। इसमें बोले तीनों में से कौन कौन सही है? बोले तीनों सही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। बोलेगा फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं इसे फसल कहते हैं। चलिए ठीक, पहला क्वेश्चन था, ये फिर इंट्रोडक्शन इसका देखिए, क्लास 8 का चैप्टर 1 पेज नंबर 1 से। चलो, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। बोलेगा फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आइए, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। आइए दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार कीजिए। इतना कथन दिया गया, इसमें विचार कीजिए। मैं बोला सही कौन है? चारों सही है, ठीक है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें फसलें जो है खरीफ फसलें कहलाती है। चलिए ठीक है। धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन और कपास खरीफ फसलों के उदाहरण हैं। भारत में समांतर रूप से 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है, जब संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं प्रभावी होती है। इस इसकी फसल सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसकी फसल सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। अब इसे बोल देगा खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। बोला खरीफ फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु समांतर जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। इसकी इसकी फसल सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसकी फसल सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। निम्नलिखित में से खरीफ नहीं है। खरीफ नहीं है मटर। क्या है? निम्नलिखित में से खरीफ नहीं है मटर। खरीफ नहीं है। खरीफ फसल बाजरा है, अरहर को ही तुअर कहते हैं, मूंग है,
बोले खरीफ फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। जून से सितंबर तक होती है। धान धान मक्का धान मक्का बाजरा मूंग सोयाबीन तुअर मतलब अरहर मूंगफली कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। और बोलेगा रबी फसल किसे कहते हैं? शीत ऋतु मतलब अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसल रबी फसल कहलाती है। जैसे में गेहूं चना मटर सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला कौन कौन सही है? शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। सही है। गेहूं चना मटर सरसों तथा अलसी रबी रबी फसल के उदाहरण है। गेहूं चना मटर सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। रबी फसल की कटाई अप्रैल से मई तक की जाती है। अप्रैल से मई तक की जाती है। सही बात है। हाँ ये फिर बोल रहा है रबी फसल किसे कहते हैं? रबी फसल शीत ऋतु में उगाई जाए कब? अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। जैसे में गेहूं चना मटर सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इनके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। रबी फसल की कटाई अप्रैल से मई तक की जाती है। अप्रैल से मई तक की जाती है। निम्नलिखित में से रबी फसल का उदाहरण नहीं है। रबी फसल का उदाहरण नहीं है जूट। निम्नलिखित में से रबी फसल का उदाहरण नहीं है। जूट जो है रबी फसल का उदाहरण नहीं है। रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती है। गेहूं चना मटर सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। गेहूं चना मटर सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। ग्रीष्म में उगाई जाती है। खेती खेती की प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों का अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन पहले है कौन बाद में है? देखिए पहला हो जाएगा। देखिए पहले हो जाएगा भूमि को तैयार करना। फिर हो जाएगा एक नंबर पे। फिर ये हो जाएगा बीज बोना। ठीक है। फिर खाद डालना। फिर सिंचाई। फिर कटाई। कटाई बाद में होता है ना 4 नंबर बाद में डायरेक्ट। चलिए फसल उगाने के लिए किसान को अन्य क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनको उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति जो आगे दिए जा रहे हैं। जैसे मिट्टी तैयार करना। क्या? मिट्टी तैयार करना। आइए सतवान और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ भी था ना। मिट्टी पद्धति करना मतलब कि ये पद्धति जो आगे दिए गए हैं। मिट्टी तैयार करना उसके बाद बुआई फिर खाद एवं उर्वरक देना सिंचाई खरपतवार के से सुरक्षा कटाई भंडारण। किस जीव को किसान मित्र के रूप में जाना जाता है? किस जीव को किसान मित्र के रूप में जाना जाता है? केचुआ। क्या है? केचुआ। क्या है? पोली मिट्टी। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता हो करती है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी की और पलटकर पोला करते हैं। क्योंकि यह मिट्टी की ओर पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? यहाँ लिखा हुआ देखिए।
क्या बोला? मिट्टी को उल्टाना या पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए क्यों आवश्यक है? बोल रहा है पहला दूसरा दिया गया है इसमें उपयोग। दोनों सही, दोनों है। ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषण पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायक करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं गोला करने की प्रक्रिया कहलाती है जुताई। मिट्टी को उलटने पलटने एवं गोला करने की प्रक्रिया जुताई जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी लकड़ी तथा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी में अत्यंत सूखी तथा जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जोते जोते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। किसका इस्तेमाल अंकुरण अवस्था से पहले मिट्टी को ढीला करने के लिए आवश्यक है? किसका इस्तेमाल अंकुरण अवस्था से पहले मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? इनमें से सभी क्या है? इनमें से सभी है। देखिए एनसीईआरटी पैटर्न में मिट्टी को उलटने पलटने एवं गोल पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी का अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जोते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित किसका उपयोग किया जाता है? आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित किसका उपयोग किया जाता है? कल्टीवेटर 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 मतलब आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों ही बचत होती है। क्या होती है? बचत होती है। निम्नलिखित कथनों का कथन सही कथन विचार कीजिए। केवल दो सही है। वो सत्य बोला, वो सत्य मतलब ये सत्य है, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, चलिए। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधे या तंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में भी वर्मी कॉम्पोस्ट अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के लिए पढ़ चुके हैं। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई। यह जल प्रदूषण का भी
स्रोत बन बन गए हैं, जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। उर्वरक को अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में रोका जा सकता है। सही। उर्वरकों में अत्यधिक उपयोग से मिट्टी में हो जाता है। उर्वरकों में अधिक प्रयोग से कार्बनिक पदार्थों में पुनः प्रति वो नहीं होती है। सूक्ष्म जीवों का जीवन चक्र विरुद्ध हो जाता है। मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, कथन सही है। तो सभी बोला ठीक है। इनके उपयोग में किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसे फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने की सहायता होती है, परंतु उर्वरकों का अधिक उपयोग से उर्वरता कमी होती है। यह जल प्रदूषण का स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच के खेत में कुछ कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। सूक्ष्म जीवों का जीवन चक्र विरुद्ध हो जाता है। उर्वरकों के अधिक प्रयोग से कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं होती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का तरीका है। मिट्टी मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति है, दोनों है, क्या है? फसल चक्रण है, खाद के उपयोग है। फसल चक्रण खाद के उपयोग है। बोलेगा मिट्टी के पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण है। मिट्टी के पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण है, क्या है? फसल चक्रण है। यह फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एक अंतर क्रम में उगाए जा तो उगा कर किया जाता है। ठीक है, चलिए। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य कारण है? कारणों में से नहीं है, इनमें से मित्र जीवाणुओं की संख्या कमी होती, गलत बात, ये नहीं है। उसके बाद सब सही है। ठीक है, चलिए। खाद के लाभ जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है, इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता में हो जाता है। इसमें मित्र जीवाणुओं की मिट्टी जीवाणुओं की वृद्धि हो जाती है। जब जैविक खाद से मिट्टी का गठन गठन सुधर जाता है। पौधे में जल का उपयोग पर विचार कीजिए। सत्य है, बोला तीनों सत्य है। बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि के लिए परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल की अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यकता है, क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में हो सकता है।
शुष्क क्षेत्र में वो समतल भूमि सतह के साथ खींच की सबसे ऊपरी विधि कौन सी है? शुष्क क्षेत्र में वो समतल भूमि सतह के साथ सींच की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? छिड़काव। क्या है? छिड़काव है, छिड़काव है। छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग वो समतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। सिंचाई। सिंचाई की निम्नलिखित में से किस किस विधि में पानी बूंद करके सीधे जड़ों से के पास गिरता है? सिंचाई की निम्नलिखित में से किस विधि में पानी बूंद करके ड्रिप प्रणाली? क्या है ड्रिप प्रणाली? ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों की इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप ड्रम कहते हैं। हेलोनोटिक। फलादार पौधे बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने या का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे की बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला? सत्य, दोनों सत्य है, ये और ये। छिड़काव लॉन कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। सही। ड्रिप ड्रिप तंत्र में फलदार पौधे बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। सही है। ठीक है, चलिए। छिड़काव तंत्र देख लिए। आइए 20 नंबर पर। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाता है। इन अवांछित पौधे को ठीक है, दोनों से कर हटाने सर्वोत्तम। चलिए। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने के सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पन एवं बीज बनने में के पहले का होता है। खरपतवार पौधे को हाथ में जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर चलिए हटाइए। 21 नंबर। खेत में खरपतवार हटाने को डैश कहते हैं, निराई कहते हैं। खेत में खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं? निराई। नीराई नीराई। खरपतवार हटाने के लिए तो कहते हैं, खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई।
आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषण, जगह और प्रकाश की असुविधा का बहुत ही वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। चलिए, 2,4-D एक है, 2,4-D एक है, 2,4-D एक है, 2,4-D खरपतवारनाशी। चलिए, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D, जैसे में 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है। इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवारनाशी को जल की आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। आइए 23 नंबर। अनाज फसल को पकने में लगभग 10 महीने का समय लगता है। अनाज फसल को पकने में लगभग 10 महीने का समय लगता है। 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। तक फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं या उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। 3 से 4 महीने का समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विनोइंग निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विनोइंग विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? अन्नकण तथा भूरे का मिश्रण। अन्नकण तथा भूसे का मिश्रण। इसमें विचार कीजिए। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं। चलिए देख लिए। चलिए अध्याय 2 में अगले वीडियो में मिलते हैं।